जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का आदि जननी किसको बोला जाता है। क्या हिंदी का आदि जननी संस्कृत को बोला जाता है। और संस्कृत को बोला क्या जाता है, इसके बाद संस्कृत को देव भाषा या आर्य भाषा भी बोलते हैं हम लोग। क्या संस्कृत को देव भाषा या आर्य भाषा बोलते हैं। तो आइए आर्य भाषा को हम लोग थोड़ा बांटते हैं। पहला आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद आपका आएगा मध्य भारतीय आर्य भाषा। और जो तीसरे नंबर की आपकी है वो है क्या, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। आर्य भाषा को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। अब इसका थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है यह कितना है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड है। लेकिन कहीं कहीं किताब में आपका मिल जाता है 2000 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन के अनुसार जो सही होगा उसको हम लोग सही टिक लगाएंगे। और जो मध्य भारतीय आर्य भाषा है इसका टाइम पीरियड आपका आता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत आपकी आएगी प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, आहवट। और फिर आपका आएगा आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर अब तक। कहाँ तक, अब तक, यानी वर्तमान समय तक। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसको दो भागों में बांटेंगे। क्या जो प्राचीन आर्य भाषा है, तो प्राचीन आर्य भाषा कौन सा है, संस्कृत है। क्या संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। क्या जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो कौन सी है, आपकी संस्कृत है। यानी क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है तो इसलिए हम इसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या चलता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड चलता है वो कितना चलता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कितना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। क्या 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक का टाइम चलता है और लौकिक का टाइम चलता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका कितना चलता है, 500 ईसा पूर्व तक। किसका, लौकिक संस्कृत का टाइम चलता है। उसके बाद आता है आपका मध्य भारतीय आर्य भाषा। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा में आपका आ जाएगा, कौन कौन सा आ जाएगा, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आएगी, अवहट्य। क्या, अवहट्य। क्या, अवहट्य। तो जो मध्य भारतीय आर्य भाषा है, जो पाली का टाइम पीरियड चलता है, तो पाली का टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, तो पाली का टाइम पीरियड चलता है आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। क्या जो पाली का टाइम पीरियड है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद प्राकृतिक का टाइम पीरियड 1 ईस्वी से लेकर, क्योंकि यहाँ 0 ईस्वी हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसलिए 500 से 1 ईस्वी लिखेंगे, क्योंकि ईसा पूर्व से बाद में आएगा। फिर प्राकृतिक 1 ईस्वी से लेकर कहाँ तक आएगा, 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश
500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक आपका अपभ्रंश का टाइम पीरियड चला। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम लोग बांटेंगे प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, क्योंकि यहाँ तक हिंदी का विकास हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद देखेंगे मध्यकालीन हिंदी, क्या मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद देखेंगे हम लोग आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो जो प्राचीन हिंदी का टाइम पीरियड है वह कितना है? 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। क्या जो प्राचीन हिंदी का टाइम है 1000 ईस्वी से लेकर कितना है? 1400 ईस्वी तक माना जाता है। किसका? प्राचीन हिंदी का टाइम पीरियड। और मध्यकालीन हिंदी का टाइम पीरियड आपका 1400 से लेकर 1400 ईस्वी से लेकर कितना आता है? 1850 ईस्वी तक। और जो आधुनिक है, आधुनिक का टाइम पीरियड क्या चलता है? 1850 से लेकर आपका अब तक। क्या 1850 से लेकर अब तक। आइए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? संस्कृत हो गई। संस्कृत को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत का जो शब्द होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था। क्या जो वैदिक संस्कृत में जो शब्द लिखे गए थे वो बहुत ही बड़े बड़े लिखे गए थे। और यह सबसे प्राचीन आर्य भाषा भी माना जाता है। किसको? वैदिक संस्कृत को सबसे प्राचीन आर्य भाषा माना जाता है। और इसके जो शब्द लिखे गए थे वह बहुत ही बड़े बड़े लिखे गए थे। इसके अंतर्गत आपका वेद, आरण्य, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे वेद में आपका आ जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये सब किस में लिखे गए थे? आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। और जो एक लेखक हुए आपका उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा। क्या उदय नारायण और नहीं धीरेन्द्र बाहरी, क्या उदय नारायण और धीरेन्द्र बाहरी, ये दो लोग हुए। तो उदय नारायण और धीरेन्द्र बाहरी ने आपका जो इसमें स्वरों की संख्या माने थे वैदिक संस्कृत में, तो कितने माने थे? 13 माने थे। क्या उदय नारायण, उदय नारायण और धीरेन्द्र बाहरी। क्या धीरेन्द्र बाहरी। तो उदय नारायण और धीरेन्द्र बाहरी इसमें 13 स्वर माने थे। तो आपका स्वर 11 होता है। तो और दो स्वर कौन कौन सा हो गए? री और लिरी। क्या री और लिरी। और उसके बाद आपका जो एक और आए हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी ने 14 स्वर माना वैदिक संस्कृत के अंतर्गत। कितने स्वर माना? 14। तो कौन सा 14 नंबर? तो दो तो ये हो गए और तीसरा क्या हो गया? जो इस प्रकार का री बनता है, या क्या एक बढ़ा दिए। कौन बढ़ा दिया? आपका हरदेव बाहरी। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा इसको आगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से, क्या 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व मिलता है। तो लौकिक संस्कृत यानी आम जनों की जो भाषा है, यानी संस्कृत से बदलते हुए या आम जनों की भाषा हो गई। क्योंकि वैदिक संस्कृत को साधारण लोग नहीं बोल सकते थे, इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग बोलते थे, क्योंकि इसमें जो शब्द होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे। इसीलिए इसको साधारण लोग नहीं बोलते थे। जो संस्कृत का ज्ञाता होता था या जो पंडित होता था वो लोग इसको वैदिक संस्कृत को बोलते थे। लेकिन वैदिक संस्कृत अपना रूप बदलते बदलते आपका साधारण, आपका लौकिक में आ गई और लौकिक में आम जनों की भाषा बनी, यानी इसे सभी लोग बोल सकते थे। तो लौकिक संस्कृत, आपका लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथ लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? दर्शन ग्रंथ। और आपका दर्शन ग्रंथ के बाद आपका आ जाएगा महाकाव्य लिखे गए, जैसे रामायण महाभारत। क्या महाकाव्य लिखे गए? महाकाव्य लिखे गए जैसे रामायण और महाभारत लिखा गया। किसके अंतर्गत? आपका लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। यह आम जनों की भाषा हो गई, इसमें पुराण उराण वगैरह सब लिखे गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा आपका प्राकृतिक पाली और प्राकृतिक और अपभ्रंश अवहट के रूप में जाना जाता था। एक बात हम लोग देखेंगे हैं यहाँ पे, चलिए उसको हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, इसको यहीं पे देख लेते हैं। तो जो संस्कृत है,
संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली आई। पाली के बाद कौन सी भाषा आई? प्राकृत आई। और प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई आपकी? अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ। और अवहट्ठ के बाद कौन सी भाषा आपकी आई? तो अवहट्ठ के बाद आपकी आई हिंदी या आधुनिक हिंदी। क्या बोलेंगे? हिंदी। तो हिंदी संस्कृत यानी हिंदी को संस्कृत की आदि जननी बोला जाता है। क्यों आदि जननी आपका इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। क्योंकि संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृतिक आई, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ आया, अवहट्ठ के बाद आपकी क्या आई? हिंदी आई। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। अब हम लोग देखेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा को। क्या हम लोग देखेंगे? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आपका आ जाएगा पाली। क्या आ जाएगा? पाली। पाली जो पाली को प्रथम प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। क्या? जो पाली है इसको हम लोग प्रथम प्राकृतिक भाषा भी बोलते हैं। जो पाली है वो संस्कृत कालीन जो बोलचाल की भाषा थी, वह भाषा विकसित होते होते या सरल होते होते 500 ईसा पूर्व तक यह आपकी पाली में बदल गई थी। क्योंकि पहले जो आपकी संस्कृत थी वह धीरे धीरे विकसित होते हुए या इसको सरल करते हुए लौकिक हुई, और लौकिक के बाद आमजनों द्वारा बोलते बोलते या बदलते बदलते पाली का रूप धारण कर ली। पाली के अंतर्गत आपका जो बौद्ध ग्रंथ आता है, यानी जो बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, क्या बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। और जो बुद्ध का जो साहित्य है, जैसे त्रिपिटक बोला जाता है, जैसे सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। क्या सूत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक ये सब किस भाषा में लिखा गया है? आपका पाली भाषा में लिखा गया है। जो पाली भाषा है प्राकृतिक पूर्वकालीन भाषा बोला जाता है। क्या? जो प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था बोली जाती है, किसको? पाली को बोली जाती है। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक को। क्या हम लोग देखेंगे? प्राकृतिक। प्राकृतिक को द्वितीय प्राकृतिक कहते हैं। क्या? जो प्राकृतिक है इसको हम लोग द्वितीय प्राकृतिक कहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीय प्राकृतिक। और जो ये साहित्यिक या इसे साहित्यिक प्राकृतिक भी क्या कहा जाता है? क्या? द्वितीय प्राकृतिक या साहित्यिक प्राकृतिक भी कहते हैं। किसको? आपकी जो यह प्राकृतिक भाषा है। फिर हम लोग देखेंगे आगे आपका द्वितीय प्राकृतिक यानी प्राकृतिक में देखेंगे एक हेमचंद्र, जो प्राकृतिक का पाणिनि बोले जाते हैं। क्योंकि ये व्याकरण पर काम करने वाले को क्या हम लोग बोलते हैं? पाणिनि। तो हेमचंद्र को हम प्रथम प्राकृतिक पाणिनि बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपभ्रंश के बारे में। क्या देखेंगे? अपभ्रंश। तो जो अपभ्रंश है यह तृतीय प्राकृतिक के रूप में जानी जाती है। क्या? अपभ्रंश। अपभ्रंश का टाइम पीरियड क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, और इसका जो तृतीय प्राकृतिक के रूप में जाना जाता है। अपभ्रंश की जननी कौन है? अपभ्रंश की जननी हम लोग संस्कृत को ही मानेंगे, क्योंकि संस्कृत से सभी भाषाएं बनी है, इसलिए अपभ्रंश को संस्कृत का जननी बोला जाएगा। अपभ्रंश में आपका 3 लिंग, 4 काल और 8 स्वर होते हैं। क्या? 3 लिंग, 4 काल और 8 स्वर होते हैं। 8 स्वर कौन कौन सा होता है आपका? ओ, आ। आइए स्वर को लिख लिया जाए। ओ, आ। क्या? ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, ऊ, दीर्घ ऊ। क्या? ऊ, दीर्घ ऊ। उसके बाद ए और ओ। कौन कौन सा भाषा? ए और ए। क्या? ए नहीं, ए और ओ आएगा, ए नहीं होगा, ए और ओ। तो इसकी क्या स्वर हो गए? अपभ्रंश में 8 स्वर माने जाते हैं। और क्या? 4 काल माना जाता है और 3 लिंग माने जाते हैं। अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है आपका पतन यानी परिवर्तन या विकृत रूप। अपभ्रंश को हम लोग बोलेंगे। इसका प्रथम बार प्रयोग कौन किया था? तो पतंजलि किए थे। क्या? जो अपभ्रंश का पहली बार प्रयोग किया गया था तो कौन किए थे? पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश का जो प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को बोला जाता है। किसको? स्वयंभू को बोला जाता है प्रथम अपभ्रंश का प्रथम कवि, क्योंकि यह पौम चरौई जो लिखे थे, यह एक राम काव्य की जो स्थापना किए थे, इसे पौम चरऊ
किस भाषा में है? या अपभ्रंश में है। और अपभ्रंश के कवि कौन है? स्वयंभू हैं। यही कारण है कि इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, किसको? स्वयंभू को। अच्छा, हम लोग अपभ्रंश का थोड़ा अन्य नाम जान लेते हैं। क्या जानेंगे हम लोग? अपभ्रंश का अन्य नाम। तो प्राचीन हिंदी अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी कौन बोला था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी बोले थे। क्या चंद्र शर्मा क्या बोले थे अपभ्रंश को? क्या अपभ्रंश को चंद्र शर्मा गुलेरी बोले क्या थे आपका? तो बोले थे प्राचीन हिंदी। और ग्राम भाषा कौन बोला था अपभ्रंश को? हेमचंद्र सूरी। और अमीरों की भाषा कौन बोला था? आचार्य दंडी। क्या आचार्य दंडी क्या बोले थे? कि अपभ्रंश अमीरों की भाषा है। एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राकृतिक से विकसित जो अपभ्रंश, इसी प्राकृतिक से जो विकसित अपभ्रंश है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि अपभ्रंश की 7 भेद हैं या 7 अवस्थाएं हैं। क्या है? अपभ्रंश के 7 भेद हैं। क्या हम लोग देखे थे? अपभ्रंश के 7 भेद। आइए, कौन कौन सा अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं? किसके? अपभ्रंश के। अच्छा, अपभ्रंश के 7 भेद में पहला अपभ्रंश आपका कौन सा आ जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। क्या? सौरसेनी अपभ्रंश। सौर सैनी। कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद आपका क्या आएगा? अर्धमागधी। कौन सा? अर्धमागधी। अर्धमागधी। और अर्धमागधी अपभ्रंश के बाद क्या आएगा? मागधी। मागधी अपभ्रंश के बाद क्या आएगा? महाराष्ट्री। क्या? महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के बाद क्या आएगा? ब्रांचड़। और ब्रांचड़ के बाद क्या आएगा आपका? तो ब्रांचड़ के बाद आपका आएगा पैसाची। क्या आएगा ब्रांचड़ के बाद? पैसाची। और पैसाची के बाद क्या आएगा? खस आएगा। कितने अपभ्रंश हो गए? 7 अपभ्रंश हो गए। 7 अपभ्रंश कौन कौन सा हुए? तो आपका पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, 14 महाराष्ट्री अपभ्रंश, और 5वां ब्रांचड़ अपभ्रंश, 6ठा पैसाची, और 7वां खस अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो उपभाषाएं कितनी हैं? तो पश्चिमी उपभाषाएं जो आपका सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा कौन कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी हिंदी। क्या? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद क्या आएगा? राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के बाद क्या आएगा आपका? गुजराती हिंदी। किसके अंतर्गत आएगी? उपभाषा जो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत आपकी आएगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। फिर आप आएगी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी आ जाएगी पूर्वी हिंदी। क्या आएगी? पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत जैसे आपका 7 अपभ्रंश हो गए, उसके बाद उपभाषा, उसके बाद बोली आएगी। क्या आएगी? बोली। बोलियां। क्या आएगी? बोलियां। तो पहले हम लोग उपभाषा देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी। और जो मागधी है, मागधी किसके अंतर्गत? जो मागधी अपभ्रंश है उसकी जो उपभाषा में देखेंगे तो बिहारी भाषा। क्या? बिहारी भाषा। बिहारी उपभाषा के बाद महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में कौन सा भाषा बोला जाता है? आपकी मराठी भाषा बोला जाता है। क्या? महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? मराठी। क्या? महाराष्ट्र में भाषा कौन सी बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। और ब्रांचड़ किस में बोली जाती है? ब्रांचड़ यानी सिंधी भाषा। ब्रांचड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रांचड़ अपभ्रंश में सिंधी भाषा। और पैसाची में क्या बोला जाता है? पंजाबी और लहंदा। क्या? पैसाची में बोला क्या जाता है? पंजाबी और लहंदा। क्या बोला जाता है? पैसाची में पंजाबी और
लहंदा, और खस में आपकी पहाड़ी आ जाएगी। क्या? पहाड़ी उपभाषा। यह भाषा में आ गई सिंधी भाषा, मराठी भाषा और पंजाबी भाषा और लहंदा भाषा। पहाड़ी क्या है? आपकी उपभाषा है। क्या? पहाड़ी उपभाषा है, बिहारी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं। यानी आपकी कितनी उपभाषा हो गई? 5 उपभाषा। और अपभ्रंश कितने हो गए? 7 हो गए। बोलियां कितनी होगी? आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां हैं। कौन कौन सा? खड़ी बोली, आपका खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। उसके बाद ब्रज भाषा, बुंदेली और बांगरू या हरिवाणवी बोलते हैं, और कन्नौजी। कितने हो गए? 5 हो गए। क्या क्या? खड़ी बोली, क्या? खड़ी बोली, और खड़ी बोली को हम लोग क्या बोलते हैं? कौरवी बोलते हैं। क्या? कौरवी। खड़ी बोली के बाद क्या आ जाएगा? ब्रज भाषा। क्या आएगा आपका? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। अच्छा, ब्रज भाषा के बाद क्या आएगा? बुंदेली। बुंदेली के बाद आपका हरियाणवी या बांगरू। इसको क्या बोलते हैं? बांगरू या हरियाणवी। क्या? बांगरू या हरियाणवी बोलेंगे। और उसके बाद अंत में जो 5वें नंबर पे आती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्नौजी। क्या? 5वें नंबर पे जो आती है उसको कन्नौजी। कितने बोलियां होगी आपकी? 5 बोलियां होगी। कौन कौन सी? तो खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं। दूसरा ब्रज हो गया, तीसरा बुंदेली हो गया, और चौथा बांगरू हो या हरियाणवी हो गया, और 5वां कन्नौजी हो गया। अब हम लोग देखेंगे राजस्थानी के उप बोलियां। राजस्थानी की कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थानी की बोलियां हैं आपकी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और आपका ढूढ़ारी। कौन कौन सी भाषा आपकी? मेवाती, मालवी। क्या? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूढ़ारी। क्या? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूढ़ारी। जो मेवाती बोली जाती है, मेवाती आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? उत्तर पूर्व, जो आपका राजस्थान का उत्तरी पूर्वी एरिया है उसमें क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। यानी हरियाणा और आपका जो राजस्थान के आसपास में क्या बोली जाती है? मेवाती। कहाँ पे? हरियाणा और राजस्थान के आसपास में क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। उसके बाद जो मालवी है, मालवी कहाँ पे बोली जाती है? तो मालवी आपकी जो इसकी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे राजस्थान के बाद आपका क्या, जो राजस्थान वाला एरिया हो गया, और राजस्थान से आपका मध्य प्रदेश के साइड में, यानी मेवाती, अरे मालवी आपकी बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लिख लीजिए, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। क्या? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्या बोली जाती है आपकी? मालवी बोली जाती है। उसके बाद जो मारवाड़ी हुई, मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? तो मारवाड़ी पश्चिमी में बोली जाती है। जो पश्चिम में बोली जाती है, यानी राजस्थान के जो पश्चिम साइड में, वो क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। यानी क्या? पश्चिम में जैसे जोधपुर, बीकानेर हुआ, यहाँ पे क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। जोधपुर और बीकानेर, यहाँ पे क्या बोली जाती है? आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। और जो ढूढ़ारी है, ढूढ़ारी कहाँ पे बोला जाता है? ढूढ़ारी जो बोला जाता है आपका, जो मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे जयपुर के आसपास में। क्या? जो ढूढ़ारी है, वो ढूढ़ारी बोला कहाँ जाता है? आपका मध्य पूर्वी भाग में। और जैसे मध्य पूर्वी भाग मतलब आपका जयपुर के आसपास वाले भाग में क्या बोला जाता है? ढूढ़ारी बोला जाता है। यानी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो 4 बोलियां हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूढ़ारी। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। क्या? जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी बोली? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी बोली? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी बोली? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी जो है, अवधी कहाँ पे बोली जाती है? तो अवधी आपका लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर और उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर,
ये जो आपका एरिया है यहाँ पे क्या अवधी बोली जाती है, और अवधी में रामचरितमानस की रचना हुई और तुलसीदास ने की थी। क्या अवधी में रामचरितमानस की रचना हुई और कौन लिखा? तुलसीदास ने इसकी रचना किए थे। और बोली कहाँ पे जाती है आपकी? लखनऊ में, रायबरेली, बाराबंकी, सहारनपुर, सीतापुर और आपका लखीमपुर, फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है अवधी। बघेली, बघेली आपकी बोली जाती है रीवा। कहाँ पे बोली जाती है? रीवा। रीवा, रीवा में कहाँ पे बोली जाती है आपका? जो मध्य प्रदेश, रीवा में बोली जाती है क्या? बघेली। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश रीवा में क्या बोली जाती है? बघेली। और जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्या? जो रायपुर छत्तीसगढ़ है, इसमें क्या बोली जाती है आपकी? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उसके बाद आपका बिहारी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत, अरे बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आपके आ जाएंगे मैथिली, मगही और भोजपुरी। क्या आएगी? मगही, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कितने? मगही, मैथिली और भोजपुरी। कितनी हो गई? 3 हो गई। और जो आपका पश्चिमी हिंदी में कितनी? 4। राजस्थान नहीं, पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोलियां हैं, और राजस्थानी हिंदी में आपकी 4 बोलियां हैं, और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, और बिहारी हिंदी में 3। मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाएगा। जो भोजपुरी है वो मुंगेर के आसपास में बोली जाती है, यानी गंगा नदी के उत्तर साइड में जो दरभंगा बिहार है, दरभंगा बिहार के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है यह भाषा। यानी बिहार की जो बोलियों में सर्वाधिक साहित्यिक रचना किस भाषा में हुआ है? मैथिली भाषा में हुआ है। क्या? मैथिली भाषा में आपकी सर्वाधिक साहित्यिक रचना हुआ है। और मैथिली भाषा बोला कहाँ पे जाता है? तो मैथिली भाषा बोला जाता है आपका मुंगेर के क्षेत्रों में। उसके बाद जो मगही है, मगही वो पटना के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। क्या? मगही जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। उसके बाद जो भोजपुरी है, भोजपुरी आपका बोला जाता है बिहार के कुछ साइड पश्चिमी भाग में, बिहार के पश्चिमी भाग में भोजपुरी बोला जाता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्या भोजपुरी को बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे आपका खस यानी पहाड़ी। जो पहाड़ी उपभाषा है, 1 2 3 नहीं 2 3 4 और 5वें नंबर की जो पहाड़ी उपभाषा है, पहाड़ी उपभाषा आपकी जो खस के अंतर्गत बोली जाए, यानी इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। यानी कुमाऊनी और गढ़वाली आपकी पूर्वी पहाड़ी बोलियां हैं। क्या? कुमाऊनी, कुमाऊनी क्या? कुमाऊनी और आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली आपकी क्या है? कुमाऊनी गढ़वाली आपकी पूर्वी पहाड़ी बोलियां बोली जाती है, और इनका क्षेत्र दून क्षेत्र बोला जाता है। जैसे नैनीताल, अड़मोड़ा, यूके वाला क्षेत्र कुमाऊनी बोला जाता है, और गढ़वाली दून क्षेत्र में बोला जाता है। और जो एक नेपाली है वो पश्चिमी पहाड़ी बोला जाता है। क्या? नेपाली को क्या? नेपाली को पश्चिमी पहाड़ी बोला जाता है। क्या? पश्चिमी पहाड़ी। क्या? नेपाली को पश्चिमी पहाड़ी बोला जाता है। जैसे कुल्लू मनाली वगैरह क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। जो हिंदी है, हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश, क्या? हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश की जो 5 उपभाषाओं को मिलाकर, जो 5 उपभाषाओं से जो 17 या 18 बोलियां आई है। कितनी बोलियां आई है? 17 या 18 बोली। आइए इसको थोड़ा हम लोग गिन लेते हैं। पहाड़ी में आपकी 3 बोली, तो 5 4 9 और 3 3 6, 9 6 15 और 3 18। कितने बोलियों से हिंदी बना है आपका? 18 बोलियों से। कितने बोलियों से आपका हिंदी बना है? 18 बोली से। यानी हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश के 17 या 18 बोलियों से माना जाता है। अच्छा, जो 17 बोलियां माना गया है, क्या जो 17 बोली माना है, कौन माना है? डॉक्टर नगेंद्र
क्या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 17 बोलियों से मिलकर हिंदी बनी है, और जो 18 बोलियां अन्य कवि जो अन्य विद्वान लोग हैं वह 18 बोली मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र कितनी बोली मानते हैं? 17 बोली मानते हैं। ये नेपाली को नहीं मानते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे।